हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एबीवीपी का जो 16 सितंबर को जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि काफ़ी बैंकिंग्स के न्यू क्वेश्चंस आए हैं और भी बहुत कुछ है, उसके बारे में मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। दूसरी बात है कि बहुत लोगों ने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और काफ़ी न्यू क्वेश्चंस आए हैं बैंकिंग के, तो उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके बताऊंगा और उनके आंसर्स भी आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर, जब मेरी न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले इनके मेल का स्क्रीनशॉट देखो। इन्होंने मुझे मेल किया था, तो इनका जो स्लॉट था वो 3 to 5 के बीच में था, इवनिंग में, ठीक है। और जो बैंकिंग के क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं वो है कासा, मतलब के करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उसके बाद है एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आई थिंक सबको पता होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी कुछ लोगों को नहीं पता हो सकता है। तो देखो, मैं आपको इसे इजी वे में समझाता हूँ कि प्रायोरिटी मतलब तो आप लोग समझ रहे हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, हिंदी में उसको कि प्रायोरिटी बोलते हैं। दूसरी बात है सेक्टर, आप लोग को पता है लेंडिंग। तो लेंड मतलब होता है कि किसी को कोई चीज शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए किसी को कोई चीज देना, वो होता है हमारा लेंड, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मीन्स हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्री के बेसिक नीड्स हैं डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। मतलब कि वैसे सेक्टर्स जिनको आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट कंसीडर करती है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको ज़्यादा इंकरेज किया जाता है उन सेक्टर्स को। तो वैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो ये हमारा आ जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर में आता है। उसके बाद है रिस्क ऑफ बैंक्स। देखो, रिस्क ऑफ बैंक्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि क्रेडिट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, सिस्टम रिस्क हो गया। तो देखो, क्रेडिट रिस्क आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपको लोन की जरूरत है और आप किसी बैंक के पास गए, बैंक ने आपको 15 लाख का लोन दिया, ठीक है, आपको नीड थी। उसके बाद वो जो टाइम पीरियड था अब कि जमा करने का, वो था मान लो 10 साल, और वो 10 साल निकल गए और आपने पैसे जो है वो जमा नहीं किए, तो वो जो बैंक के लिए है वो लॉस ऑफ एसेट्स है, ठीक है। तो एसेट्स का लॉस है, तो ऐसे चीज़ों को हम क्रेडिट रिस्क के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क हो गया, जो ब्रांच के अंदर मान लो काम हो रहा है, जो वर्क है, तो उसमें कभी सिस्टम फेलियर हो जाना, कभी लिंक फेल हो जाना। आप लोगों ने ये प्रॉब्लम देखी होगी जब आप लोग ब्रांच विजिट करते हो, तो ये सब हमारा ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आ गया। तो इस टाइप के रिस्क को जो हम लोग कहते हैं रिस्क ऑफ बैंक्स। और भी टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है, वो मैं अपडेट कर दूंगा अपने फेसबुक पेज पे, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। दूसरी बात है, जो और सारे क्वेश्चंस थे वो थे रीडिंग एंड स्पीकिंग क्वेश्चंस, जो कि बहुत इजी थे इनके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो एसे के टॉपिक्स थे वो थे ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप, ठीक है, ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप के बारे में एसे लिखना था। हाँ, बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन है कि कितने वर्ड में लिखूं ऐसे, तो एटलीस्ट आपको मोर देन 200 वर्ड्स में लिखना है। 200 से 250 के बीच अगर या 300 वर्ड्स के बीच लिखते हो तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब आप 70, 80 या 100, 120 वर्ड्स में कंप्लीट करते हो तो थोड़ा सा कम पॉइंट हो जाता है ना, बहुत लेस पॉइंट होता है। तो इसलिए कोशिश करो कि एटलीस्ट 250 वर्ड्स में लिखने के लिए। उसके बाद इन्होंने बताया है कुछ पर्सनल क्वेश्चंस के बारे में। तो पर्सनल क्वेश्चंस में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में है कि आप इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब हाउ यू ओवरकम फ्रॉम योर स्ट्रेंथ और योर वीकनेस। उसके बाद है फेयरवेल स्पीच, ठीक है। तो फेयरवेल स्पीच ये आप लोग बेहतर कि लिख सकते हो इस पे। और हाउ यू मैनेज अ प्रेजेंटेशन इन अदर सिटी। मान लो किसी सिटी में आपका प्रेजेंटेशन है तो उसे आप कैसे मैनेज करते हो। एंड हाउ स्पेंड योर इवनिंग। तो ये सब आपके जनरल थाउट्स हैं, जो कि आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि मैं ये अपने पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो आई थिंक आप लोग इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होंगे। और जो बैंकिंग्स के क्वेश्चन थे वो थोड़े हर चीज़ में न्यू आ रहे हैं। उसके बाद आप लोग एक और स्क्रीनशॉट देखो, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड किया था कि स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया था, और डिड यू एवर हेल्प समवन एक्सप्लेन द सिचुएशन। क्या आपने कभी भी किसी की हेल्प की है, उस सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो मान लो कि अगर आपने नहीं भी किया है तो ये सब माइंड से अपने आप स्टोरी बना सकते हो, एक अच्छी स्टोरी बना सकते हो, जहां पर आप एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट तो लिख ही सकते हो, पॉइंट वाइज करके, या
बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन है, ये आपको बोलना है, तो एटलीस्ट 1 मिनट तक तो आप बिना रुके या 40-50 सेकेंड तक आप बोल सकते हो, और आई थिंक इतना ही टाइम मिलता होगा वहां पर बोलने के लिए। उसके बाद ACH का फुल फॉर्म पूछा था, तो ACH का फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता होगा या हो सकता है नहीं भी होगा। तो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होता है ACH का फॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है उसका मैंने फेसबुक पेज पे अपने अपडेट कर दिया है, बेस रेट अपडेट कर दिया है। उसके बाद ऐसे टॉपिक जो इनसे पूछा गया था वो था यू आर द कोऑर्डिनेटर एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल, यू हैव 2 months टू ऑर्गेनाइज। आपके पास 2 महीने हैं कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आप कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप इसे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। 15 पॉइंट, एटलीस्ट 15 पॉइंट्स आप ऐसे में लिख सकते हैं, जो कि इनफ है। आई थिंक 15 पॉइंट्स काफ़ी है। तो देखो ऐसे टॉपिक्स पे आ रहा है जहाँ पे आप मतलब अगर वैसा सिचुएशन नहीं भी आपके साथ कभी हुआ है तो आप एक सोच करके लिख सकते हो, बट आपकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और आपकी थोड़ी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, जो आप सोचते हो वो थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए कि आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हो, ठीक है। दूसरी बात है कि सेल्स के क्वेश्चन थे, 9 सेल्स के क्वेश्चन थे, 9 और 20 मिनट मिले थे। उसके बाद आप एक और स्क्रीनशॉट देखो इनका, इन्होंने भी कहा है, इनके भी स्लॉट में सेम आया था। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आया था इनका, और रिस्क इन बैंक जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद रीडिंग एंड लिसनिंग के क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी मतलब कि सभी लोगों ने ये कहा है कि रीडिंग और लिसनिंग के वो इजी थे। कुछ लोगों को थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जो एक्सेंट था वो फॉरेन एक्सेंट था, और मैंने स्टार्टिंग में ही प्रिपरेशन वाले वीडियो में बताया था कि एक्सेंट जो रहता है वो फॉरेन एक्सेंट रहता है, आपको ध्यान से सुनना होता है। तो जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आई होप कि उन्होंने अच्छे से उसको रिपीट किया होगा। उसके बाद जो ऐसे का टॉपिक था वो था व्हाट आर द फैक्टर्स यू विल कंसिडर वेदर टू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। तो कौन सा मतलब जो फैक्टर है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप कंसिडर करेंगे। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आप कंपनी को देखते हो, कंपनी का मतलब क्या रेटिंग है उसकी, के बाद उस कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करते हो। तो उस अकॉर्डिंग आप 15 से 20 पॉइंट लिख सकते हो ऐसे में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ऐसे लिख रहे हो तो पॉइंट वाइज करके लिखना, उससे आपके लिए भी ईजी होगा बहुत, और आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसमें पड़ता है। क्योंकि आप जब भी कहीं किसी को देखोगे ऐसे के बारे में बोलते हुए तो वो यही बोलेंगे कि पॉइंट वाइज करके लिखना है, पॉइंट वाइज करके लिखने से बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात है, और इनको सेल्स के क्वेश्चन थे, तो सेल्स के क्वेश्चन सबको आ रहे हैं, और सेल्स के क्वेश्चन टिक आउट करने वाले हैं। सिर्फ सेल्स के क्वेश्चन जो है वो टिक करने वाले हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस, और एक ऐसे है जिसे आपको लिखना है। बाकी सारे के आंसर्स जो है वो आपको बोल करके देने हैं, ठीक है। जिनका भी नेक्स्ट है इंटरव्यू, उनको ये बात जान लो कि सिर्फ 2 चीज़ है जहाँ पे एक टिक करना है और एक मतलब कि टाइप करना है ऐसे, ठीक है। बाकी सारे बोल करके देने हैं, और जो कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने 2-3 इंटरव्यू का जो रिव्यू है उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है और उसे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ है बैंकिंग के कुछ न्यू टॉपिक्स जो है, मतलब न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि रिस्क ऑफ बैंक, मतलब बैंक में क्या रिस्क है। उसके बाद पैरा बैंकिंग हो गया, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये सब है, मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड किया है, और भी मैं अपलोड कर दूंगा। दूसरी बात है कि आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे मैंने और भी जो इंटरव्यू के रिव्यू हैं उसके वीडियोस के जो लिंक है वो मैंने डाल दी है, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जिनको जो प्रॉब्लम हुई है या जिनका नहीं हो पाया है, ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं हो पाया है, वो एक काम करो, आपका जो इंटरव्यू ईमेल आया होगा या फिर आपको जो एग्जाम ईमेल आया है, ठीक है, उसमें आप लोगों को सबसे नीचे जाना, वहां पर आप लोगों को एक ईमेल आईडी मिलेगी, ठीक है, और एक नंबर होगा। उस नंबर पे आप लोग को फोन करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछना है, और जो टाइमिंग होती है वो 9:30 से 6:30 होती है। तो कृपया करके 9:30 से पहले फ़ोन न लगाएं और 6:30 के बाद फ़ोन न लगाएं। दूसरी बात है, आप मेल करो उनको, और अगर रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप वेट कर सकते हो, इसमें आपकी कोई कुछ भी मदद नहीं कर सकता। आप बस वेट करो और आपको रिप्लाई आ ही जाएगा 24 आवर्स में, या हो सकता है विदिन 6 to 8 आवर्स में भी आता है, तो आप उनके रिप्लाई का वेट कर सकते हो। तो जिनके साथ भी जो प्रॉब्लम हुई है या फिर बहुत लोग नहीं दे पाए हैं एग्जाम, तो उनके लिए बस एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग मेल कर लो और फोन करके आप लोग सोल्यूशन पूछो, उसके बाद आप लोग वेट करो। कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए भी किया जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का एग्जाम मतलब कुछ अपीयर ही नहीं हो रहा था, कुछ लोगों का हाफ में कट हो गया, ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया, तो बहुत लोगों को बहुत टाइप्स के प्रॉब्लम्स आए हैं। तो काइंडली वेट फॉर द रिप्लाई। तो ये था 16 सितंबर के इंटरव्यू का रिव्यू। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।